दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। अमित शाह का बिहार दौरा, सीतामढ़ी की जनसभा से लेकर पटना में एनडीए की रणनीति बैठक तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगामी सप्ताहांत में प्रस्तावित बिहार दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है और एनडीए गठबंधन विपक्षी महागठबंधन को घेरने की तैयारी में जुटा है। अमित शाह का यह दौरा दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित है। सीतामढ़ी में सरकारी कार्यक्रम और जनसभा। गृह मंत्री सबसे पहले सीतामढ़ी पहुंचेंगे, जहां वे एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के माध्यम से वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। यह इलाका सीमावर्ती है और नेपाल सीमा से सटा होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे विषय भी उनके संबोधन में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही वे स्थानीय मुद्दों को संबोधित कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पटना में भाजपा और एनडीए नेताओं के साथ बैठक। सीतामढ़ी कार्यक्रम के बाद अमित शाह पटना पहुंचेंगे, जहां वे राज्य भाजपा कोर टीम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, हम पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह बैठक बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिहाज से अहम होगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, संभावित उम्मीदवारों के नाम, चुनावी मुद्दों की प्राथमिकता, संयुक्त प्रचार अभियान की रूपरेखा, राजनीतिक संकेत और अहमियत। अमित शाह का यह दौरा उस समय हो रहा है जब विपक्षी गठबंधन इंडिया भी राज्य में सक्रिय है और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शाह का दौरा यह संकेत देता है कि भाजपा और एनडीए इस बार बिहार में अधिक आक्रामक चुनावी अभियान चलाने की तैयारी में है। यह दौरा राज्य नेतृत्व को स्पष्ट दिशा निर्देश देने के लिए भी अहम है। संभावित घोषणाएं और संदेश। ऐसी उम्मीद है कि अमित शाह सीतामढ़ी की जनसभा में कुछ नई परियोजनाओं या योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की नीतियों को राज्य के विकास से जोड़कर जनता को संबोधित करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए वे जंगलराज, भ्रष्टाचार और वंशवाद जैसे मुद्दों को उठाकर एनडीए की छवि को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ना चाहती है चुनाव एमीम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीम ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी ने इस संबंध में तेजस्वी यादव, राजद और कांग्रेस को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है। एमीम का प्रस्ताव क्या है? रणनीति। एमीम की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में यह अपील की गई है सभी भाजपा विरोधी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, सीटों का आपसी समन्वय हो ताकि वोटों का विभाजन न हो, मुस्लिम, दलित और पिछड़े तबकों के वोटों को एकजुट किया जा सके। राजनीतिक पृष्ठभूमि और एमीम की भूमिका। एमीम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। इसके बावजूद पार्टी का आधार खासकर कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसे जिलों में बना हुआ है। एमीम पर यह आरोप लगता रहा है कि वह भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है क्योंकि वह मुस्लिम वोटों का विभाजन करती है। क्यों बदल रही है एमीम अपनी रणनीति? वोट कटवा की छवि से बाहर आने की कोशिश। पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह भाजपा के खिलाफ गंभीर राजनीतिक विकल्प बनना चाहती है। सीटों के लिए संवाद की पहल। पार्टी सीमांचल क्षेत्र की कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी को उचित ठहराते हुए साझा रणनीति की बात कर रही है। विपक्षी एकता को मजबूत करने का दावा। एमीम नेतृत्व का कहना है कि अगर सभी धर्मनिरपेक्ष दल मिलकर लड़े तो भाजपा को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। तेजस्वी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अभी तक राजद या कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गठबंधन के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। राजद के कुछ नेता इसे संभावित झटका मानते हैं क्योंकि एमीम की सहभागिता से पुराने वोट समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। भाजपा खेमे की नजर। एमीम और महागठबंधन के संभावित मेल को भाजपा एक राजनीतिक अवसर और ध्रुवीकरण के तौर पर भी देख सकती है। इससे भाजपा सीमांचल जैसे क्षेत्रों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर लाभ उठाने की कोशिश कर सकती है। असित नाथ तिवारी की कांग्रेस में वापसी। भाजपा पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है।
पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को अलविदा कहकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में वापसी की है। उनकी वापसी सिर्फ एक दलबदल नहीं बल्कि भाजपा पर गंभीर आरोपों के साथ हुई है। क्यों छोड़ी भाजपा? असित नाथ तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद भाजपा की ओर से जिस प्रकार की संवेदनहीन प्रतिक्रिया सामने आई, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के परिवार को चुप कराने में लगी रहती है। तिवारी ने कहा कि वे भाजपा में जाकर न्याय और जनहित की आवाज उठाने आए थे, लेकिन वहां केवल सत्ता और प्रचार की राजनीति चल रही है। कांग्रेस में स्वागत और भावी भूमिका। कांग्रेस ने असित नाथ तिवारी की वापसी का खुले दिल से स्वागत किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि तिवारी जैसे बोलने वाले जमीनी और मुखर नेता की संगठन में फिर से वापसी राज्य में पार्टी के सशक्तिकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सूत्रों की माने तो उन्हें जल्द ही प्रवक्ता या संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। असित नाथ तिवारी पहले भी कांग्रेस के सक्रिय प्रवक्ता रह चुके हैं। बाद में उन्होंने विचारधारा और कार्यशैली में मतभेद का हवाला देकर कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन भाजपा में उन्हें अपेक्षित जगह नहीं मिली और हाल की घटनाओं ने उनके रुख को पूरी तरह बदल दिया। भाजपा की प्रतिक्रिया। भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने तिवारी पर ऑपर्चुनिज्म, सुविधानुसार राजनीति करने का आरोप लगाया है। क्या असर होगा इस वापसी का? तिवारी की वापसी कांग्रेस के लिए मीडिया और संगठन दोनों मोर्चों पर मददगार साबित हो सकती है, विशेषकर उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, जहां वे लंबे समय से सक्रिय हैं। वहां कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही भाजपा के अंदर असंतोष की चर्चाएं भी इस घटनाक्रम से बल पा सकती हैं। असित नाथ तिवारी की कांग्रेस में वापसी सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीतिक बिसात पर एक मोहरे की वापसी भी मानी जा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उनके अनुभव और मुखर शैली का किस तरह इस्तेमाल करती है और भाजपा इस चुनौती का क्या जवाब देती है। चुनाव आयोग की नई तकनीक। अब हर 2 घंटे में मिलेगी सटीक वोटिंग प्रतिशत की जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने घोषणा की है कि इस बार मतदान के दौरान हर 2 घंटे में सटीक वोटिंग प्रतिशत की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक नई तकनीक को अपनाया गया है, जिससे पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रशासनिक दक्षता में बढ़ोतरी होगी। नई तकनीक क्या है? चुनाव आयोग द्वारा विकसित इस तकनीक के तहत बूथ स्तर के मतदान अधिकारियों को एक मोबाइल ऐप या डिजिटल डैशबोर्ड मुहैया कराया गया है। ये अधिकारी हर 2 घंटे पर अपने बूथ का लाइव डेटा दर्ज करेंगे। यह डेटा सीधे आयोग के केंद्रीय सर्वर पर पहुंचेगा और सार्वजनिक पोर्टल पर भी दिखाई देगा। तकनीक की खासियतें। रियल टाइम अपडेट। अब राज्य, जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक वोटिंग का सटीक प्रतिशत देखा जा सकेगा। GIS मैपिंग। प्रत्येक मतदान केंद्र की लोकेशन, सुरक्षा स्थिति और मतदान रफ्तार को मानचित्र पर दिखाया जा सकेगा। डिजिटल रिकॉर्डिंग। हर आंकड़ा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगा, जिससे बाद में विश्लेषण और शिकायत जांच आसान हो सकेगी। बिहार चुनाव 2025 EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू। वेयरहाउस का निरीक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में 4 जून से EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC की प्रक्रिया राज्य भर में शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की निगरानी में हर जिले के वेयरहाउस में की जा रही है। क्या है फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग एक तकनीकी और प्रक्रियात्मक जांच है, जिसमें सभी EVM और VVPAT मशीनों को निर्माता कंपनी के अधिकृत इंजीनियर द्वारा जांचा जाता है। मशीन की कार्यक्षमता, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की सटीकता, बटन फंक्शन और स्क्रीन क्लियरनेस की बारीकी से जांच की जाती है। कोई भी खराब या गड़बड़ी वाली मशीन को चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का निरीक्षण। विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों DMDO ने संबंधित EVM वेयरहाउसों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, EVM की रखरखाव स्थिति और चेकिंग की प्रक्रिया का जायजा लिया। सुरक्षा के लिए CCTV निगरानी, 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई। EVM चेकिंग के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की शंका या विवाद से बचा जा सके। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव में केवल वही मशीनें इस्तेमाल होंगी
जो एफएलसी में पूरी तरह सफल पाई जाएंगी। अगला चरण, जून के अंत तक सभी जिलों में एफएलसी पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद ईवीएम्स को विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार सीलबंद किया जाएगा और उनकी ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव से कुछ सप्ताह पहले इन मशीनों की मॉक पोलिंग प्रक्रिया भी होगी। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। कई राजनीतिक दलों ने एफएलसी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई है। विपक्षी दलों ने पारदर्शिता की सराहना की है, हालांकि कुछ ने ईवीएम को लेकर परंपरागत सवाल भी दोहराए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।